लड़के का नाम सेंटियागो था। जब वो अपने भेड़ों के झुंड के साथ उस वीरान गिरजाघर में पहुंचा, तब शाम ढल रही थी। गिरजाघर की छत बहुत पहले कभी गिर चुकी थी और जिस स्थान पर कभी प्रार्थना सामग्री का कक्ष हुआ करता था, वहां अब चिनार का एक विशाल दरख्त उग गया था। उसने वहीं पर रात बिताने का फैसला किया। उसने टूटे दरवाजे से सारी भेड़ों को अंदर किया और उसके बाद वहां लकड़ी के कुछ लट्ठों से एक बाड़ तैयार कर दी, ताकि रात में भेड़ें बाहर निकलकर यहाँ वहाँ न भटकने पाए। वैसे उस इलाके में भेड़िए तो नहीं थे, लेकिन एक बार रात में एक भेड़ बाहर कहीं जा भटकी थी और लड़के को अगला पूरा दिन उसको तलाशते हुए बर्बाद करना पड़ा था। उसने अपनी जैकेट से पर्स को बुहारा और जो पुस्तक उसने अभी अभी पढ़कर समाप्त की थी, उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर लेट गया। उसने मन ही मन कहा कि अब से मुझे मोटी पुस्तकें पढ़नी होंगी। वो लंबे समय तक चलती हैं और उनके तकिए भी ज़्यादा आरामदेह होते हैं। अभी अंधेरा ही था जब उसकी नींद खुली और जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे टूटी हुई छत के पार तारे दिखाई दिए। मुझे कुछ देर और सोते रहना चाहिए था, उसने सोचा। उसे रात में वही सपना एक बार फिर से दिखाई दिया जो एक हफ्ते पहले देखा था, और एक बार फिर वही हुआ कि सपना पूरा होने से पहले ही उसकी नींद खुल गई थी। वो उठा और अपनी लाठी लेकर उन भेड़ों को जगाने लगा जो अभी भी सोई हुई थी। उसने देखा था कि उसके जागते ही उसके ज़्यादातर जानवर भी हिलने डुलने लगे थे, मानो कोई रहस्यमय शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के जीवन से बांध रखा था, जिनके साथ वो पिछले 2 वर्ष गुजार चुका था और भोजन पानी की तलाश में उनको इस गांव से उस गांव तक ले जा रहा था। उनको मेरी इस कदर आदत पड़ चुकी है कि अब वो समझने लगी हैं कि मैं कब क्या करता हूँ। वो बुदबुदाया। इस बारे में कुछ पल सोचने के बाद उसे लगा कि बात इसके उलट भी हो सकती है, कि वो खुद ही उनकी दिनचर्या का आदी हो गया हो। लेकिन उनमें से कुछ भेड़ें ऐसी भी थी जिन्होंने जागने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया। उसने एक एक कर उनको अपनी लाठी से कोसते हुए उनका नाम लेकर पुकारा। उसका हमेशा से ये विश्वास रहा था कि वो जो कुछ भी कहता है, भेड़ें उसे समझ लेती है। इसीलिए ऐसे वक्त भी आते रहते थे जब किसी पुस्तक को पढ़ते हुए उसे उसके जो हिस्से बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे, वो हिस्से वो भेड़ों को पढ़कर सुनाया करता था। या ऐसे वक्त जब वो उनको चारागाहों में जीवन गुजारते घड़ियों के अकेलेपन या खुशियों के बारे में बताया करता था। कभी कभी वो उनके सामने उन चीज़ों पर टिप्पणियाँ भी किया करता था जो उसने उन गाँवों में देखी होती थी जहाँ से वो गुजरे होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो उनसे सिर्फ एक ही बात करता था, एक लड़की के बारे में जो उस गांव के एक दुकानदार की बेटी थी, जहां वो 4 दिन बाद पहुंचने वाले थे। उस गांव में वो एक ही बार गया था पिछले साल। वो दुकानदार कपड़ों की एक दुकान का मालिक था और वो हमेशा कहा करता था कि भेड़ों का ऊन उसी के सामने काटा जाए ताकि किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी न हो। उसके एक दोस्त ने उसे एक दुकान के बारे में बताया था और वो भेड़ों को लेकर वहाँ गया था। मैं कुछ ऊन बेचना चाहता हूँ, लड़के ने दुकानदार से कहा। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी, इसीलिए दुकानदार ने घड़िये से दोपहर बाद तक इंतजार करने को कहा। लड़का दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने अपने थैले से एक पुस्तक निकाल ली। मैं नहीं जानती थी कि घड़िये पढ़ना भी जानते हैं, उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। वो लड़की एंडालुसिया इलाके की खास पहचान लिए हुए थी, लहराते हुए काले बाल और मूर विजेताओं की फीकी सी याद दिलाती आंखें। हाँ, वैसे मैं पुस्तकों से ज़्यादा अपने भेड़ियों से सीखता हूँ, उसने जवाब दिया। उनके बीच 2 घंटे तक बातचीत होती रही, जिस दौरान लड़की ने बताया कि वो उस दुकानदार की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में बताया कि वहाँ हर दिन एक जैसा होता है। घड़िये ने उसे एंडालुसिया के देहातों के बारे में बताया और उन कस्बों की खबरें सुनाई जहाँ रुकता हुआ वो आया था। वो अभी तक भेड़ों से बात करता हुआ आया था, इसीलिए वो वार्तालाप एक सुखद वार्तालाप था। तुमने पढ़ना कैसे सीखा? बातचीत के दौरान लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है, उसने जवाब दिया, स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो फिर तुम घड़िया क्यों हो? जवाब में लड़का कुछ यूं बुदबुदाया जिससे वो उसके सवाल का जवाब टालना चाहता हो। वो अच्छी तरह से जानता था कि वो लड़की उसकी बात कभी नहीं समझ पाएगी। उसने अपनी यात्राओं के किस्से जारी रखे और लड़की खौफ और अचरज से अपने मूरी आंखें फाड़े उसकी बातें सुन रही थी। जैसे जैसे समय बीता गया, लड़के ने पाया कि वो कामना कर रहा था कि काश वो दिन कभी ना बीते। लड़की का बाप उसी तरह व्यस्त बना रहे और उससे 3 दिन तक इंतजार कराता रहे।
उसने पाया कि वो कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। हमेशा हमेशा के लिए एक जगह पर टिक कर रहने की आकांक्षा। उसे लगा कि काले बालों वाले उस लड़की के साथ उसके दिन कभी पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। लेकिन आखिरकार वो दुकानदार फिर प्रकट हुआ और उसने लड़के से 4 भेड़ों का ऊन काटने को कहा। उसने ऊन की कीमत चुकाई और लड़के से अगले बरस फिर से आने को कहा। और अब सिर्फ 4 दिन बाकी थे जब वो एक बार फिर से उसी गांव में पहुंचने वाला था। वो उत्तेजना से भरा हुआ था और उसी के साथ साथ असहज भी महसूस कर रहा था। क्या जाने वो लड़की उससे भूल चुकी होगी। इस बीच ना जाने कितने गड़िए आए होंगे और अपना ऊन बेच गए होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने भेड़ों से कहा, मैं दूसरी जगह की कई दूसरी लड़कियों को जानता हूँ, लेकिन उसका दिल जानता था कि इससे फ़र्क पड़ता है। और वो जानता है कि समुद्री मल्लाहों और घुमंत विक्रेताओं की तरह गड़ियों को भी कभी कभी कोई ऐसा कस्बा मिल ही जाता है जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे मिलकर वो निश्चित खाना बदोशी के जीवन के आनंद को भूल जाते हैं। आसमान से सूरज झंकने लगा था और घड़ियों ने अपने भेड़ियों से सूरज की दिशा में चलने को कहा। उनको कभी कोई फैसला नहीं लेना पड़ता। उसने सोचा, शायद यही वजह है कि वो हमेशा उनके करीब बनी रहती हैं। भेड़ों को तो सिर्फ भोजन और पानी से ही सरोकार था। जब तक लड़का एंडोलूसिया में सबसे अच्छे चारागाह खोजने के काबिल बना रहेगा, वो उसकी दोस्त बने रहेंगी। हाँ, उन सब के दिन समान होते थे। दिन उगने से लेकर दिन डूबने तक वही अंतहीन जैसा लगता समय। और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी। और जब लड़का उनको शहरों के दर्शनीय स्थलों के बारे में कुछ बताता था तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो तो भोजन और पानी मात्र से ही संतुष्ट थी। लड़के ने सोचा, अगर मैं आज एक दैत्य बन जाता हूँ और उन्हें एक एक करके मार डालने का फैसला कर लेता हूँ तो उनको तभी इस बात का एहसास होगा जब ज़्यादातर भेड़ियाँ कट चुकी होंगी। वो मुझ पर भरोसा करती हैं। वो भूल चुकी हैं कि उनको किस तरह अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं ही उनका भरण पोषण करता हूँ। लड़के को अपने इन ख्यालों पर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, हो सकता है कि उस गिरजाघर और उसके अंदर उगे चिनार पर कोई भूत सवार हो। उसी की वजह से उसको वो सपना दोबारा दिखाई दिया हो। उसी की वजह से उसे अपने इन वफादार साथियों पर गुस्सा आ रहा हो। उसने वो थोड़ी सी वाइन पी ली जो पिछली रात के भोजन के बाद बची रह गई थी और फिर अपने जैकेट को अपने शरीर के और करीब खींच लिया। वो जानता था कि अब से कुछ ही घंटे बाद जब सूरज सर पर आ चुका होगा तब गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी कि उसे अपने भेड़ियों को मैदानों से हाँ कर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। वो गर्मियों के दिन का वो वक्त होता था जब सारा का सारा स्पेन सो जाता था। गर्मी रात होने तक बनी रहती थी और उसे पूरे समय अपने जैकेट को ढोना पड़ता था। लेकिन जब उसके मन में उसके बोझ को लेकर शिकायत करने का भाव पैदा हुआ तो उससे याद आया कि ये जैकेट ही था जिसकी वजह से वो भोर की ठंड का सामना कर पाता था। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, उसने सोचा और उसके मन में जैकेट के वजन और गर्माहट के प्रति कृतज्ञता उमड़ आई। जैकेट का अपना एक उद्देश्य था और लड़के का भी एक अपना उद्देश्य था। उसके जीवन का उद्देश्य यात्रा करना था और एंडालूसिया के इलाके में 2 साल तक सफ़र करने के बाद वो उस इलाके के सारे शहरों से वाकिफ़ हो चुका था। उसकी योजना थी कि इस यात्रा के दौरान वो उस लड़की को समझाएगा कि किस तरह एक साधारण गड़िया जानता है कि पढ़ना कैसे सीखा जा सकता है। वो उसे बताएगा कि उसने 16 साल की उम्र तक पाठशाला में पढ़ाई की थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि वो पादरी बनता। इस तरह एक साधारण किसान परिवार की गौरव का स्रोत बनता। वो महज भोजन और पानी जुटाने की खातिर कड़ी मेहनत करते थे जैसे ये भेड़ियाँ करती हैं। उसने लैटिन, स्पेनिश और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी, लेकिन बचपन से ही उसकी ख्वाहिश दुनिया को जानने की रही थी और ये ईश्वर के बारे में जानने और आदमी के पापों को समझने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एक दोपहर जब वो अपने परिवार से मिलने पहुंचा तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा कि वो पादरी नहीं बनना चाहता, वो यात्रा करना चाहता है। बेटा, तमाम दुनिया के लोग इस गांव से होकर गुजरे हैं, उसके पिता ने कहा। वो नई चीज़ों की खोज में आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं तो वो वैसे के वैसे बने रहते हैं जैसे पहले थे। वो किले को देखने पहाड़ पर चढ़ते हैं और अंत में यही सोचते हैं कि गुजरा ज़माना आज के ज़माने से बेहतर था। भले ही उनके बाल बुरे हो या चमड़ी काली हो, लेकिन वो बुनियादी तौर पर होते ही वैसे हैं जैसे यहाँ के लोग होते हैं। लेकिन मैं कस्बों में जाकर वहाँ के किले को देखना चाहता हूँ जिनमें लोग रहते हैं, लड़के ने समझाया।
वो लोग जब हमारे गांव को देखते हैं तो कहते हैं कि वो यहाँ हमेशा के लिए बस जाना चाहते हैं। उसके पिता ने अपनी बात जारी रखी। ठीक है, मैं भी उनके मुल्क देखूंगा और देखूंगा कि वो किस तरह रहते हैं। बेटे ने कहा, जो लोग यहाँ आते हैं उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, इसीलिए वो यात्राएं कर पाते हैं। उसके पिता ने कहा, हमारे बीच तो सिर्फ वही लोग यात्राएं करते हैं जो घड़िये होते हैं। तो ठीक है, मैं गड़िया ही बनूंगा। उसके पिता ने फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने बेटे के लिए एक बटुआ दिया जिसमें सोने के 3 प्राचीन स्पेनिश सिक्के थे। ये सिक्के मुझे एक दिन एक खेत में मिले। मैं चाहता था कि ये तुम्हें विरासत में मिले, लेकिन अब तुम इनसे अपनी भेड़ियाँ खरीद सकते हो। जाओ चारागाहों में, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे गाँव से अच्छी जगह कोई दूसरी जगह नहीं है और हमारे यहाँ की स्त्रियों से सुंदर और कोई दूसरी स्त्रियाँ नहीं हैं। और उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़का स्वयं अपने पिता की आंखों में दुनिया का भ्रमण करने में सक्षम होने की आकांक्षा देख सकता था। एक ऐसी आकांक्षा जो अभी भी जीवित थी, बावजूद इसके कि उसके पिता के पीने के पानी, खाने के लिए भोजन और हर रात एक ही छप्पर तले सोने के बोझ तले वर्षों पहले उस आकांक्षा को दफना चुके थे। क्षितिज पर लालिमा छाई हुई थी और अचानक सूरज प्रकट हुआ। लड़के ने अपने पिता से हुई उस बातचीत के बारे में सोचा और खुश हुआ। इस बीच वो बहुत से किले देख चुका था और बहुत सी स्त्रियों से मिल चुका था, लेकिन उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकती थी जो उसके बाद से कई दिनों तक उसकी राह देखती रही थी। उसके पास एक जैकेट थी, एक पुस्तक थी, उसके बदले में वो दूसरी पुस्तक खरीद सकता था और भीड़ों का एक झुंड था। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि वो हर दिन अपने सपने को जी पा रहा था। अगर वो एंडालुसिया के चारागाहों से तंग आ जाता तो वो अपनी भेड़ियों को बेचकर समुद्र पर जा सकता था। तब वो समुद्रों से उब जाएगा, तो तब तक वो दूसरे बहुत से नगरों, बहुत से स्त्रियों और सुखी होने के दूसरे बहुत से अवसरों से वाकिफ हो चुका होगा। मैं पाठशाला में ईश्वर को नहीं पा सका, उसने उगते सूरज की ओर देखते हुए सोचा। जब भी मुमकिन होता वो सफ़र के लिए नया रास्ता ढूंढ लेता। वो उस वीरान गिरजाघर में कभी नहीं गया था, बावजूद इसके वो उन हिस्सों से कई बार गुजर चुका था। दुनिया बहुत विशाल और अनंत थी। उसको अपने भेड़ों को उस रास्ते पर थोड़ी देर चलने देने की ज़रूरत थी और वो दूसरी दिलचस्प चीज़ों का पता लगा सकता था। समस्या ये है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो हर दिन एक नए रास्ते पर चल रही होती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि जिन चारागाहों में वो होती हैं वो नए होते हैं और मौसम बदलते रहते हैं। वो तो सिर्फ भोजन और पानी के बारे में ही सोच पाती हैं। बेचारी, हो सकता है हम सभी ऐसे ही हो, लड़के ने सोचा। मुझे ही ले लो, जब से मैं उस दुकानदार की बेटी से मिला हूँ मैंने किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोचा तक नहीं। सूरज की ओर देखते हुए उसने हिसाब लगाया कि वो दोपहर के पहले टैरिफा पहुँच जाएगा। वहाँ वो उस पुस्तक के बदले थोड़ी मोटी सी पुस्तक ले सकता है, वाइन की अपनी बोतल भरा सकता है, दाढ़ी बना सकता है, बाल कटवा सकता है। उसे उस लड़के से मुलाकात की तैयारी करनी ज़रूरी थी और वो इस संभावनाओं के बारे में नहीं सोचना चाहता था कि कोई दूसरा घड़िया भीड़ों का उससे बड़ा झुंड लेकर वहाँ पहले ही पहुँच चुका हो और लड़की का हाथ मांग चुका हो। किसी सपने के साकार होने की संभावना ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है। उसने सूरज की स्थिति पर एक बार फिर नज़र डालते हुए सोचा और अपनी चाल तेज कर दी। उसे सहसा याद आया कि टैरिफा में एक बुढ़िया है जो सपनों को पढ़ना जानती है। वो बुढ़िया लड़के को घर के पीछे वाले कमरे में ले गई। उस कमरे और उसके बैठक कक्ष के बीच रंग बिरंगे मटकों का एक पर्दा डाला हुआ था। कमरे में एक मेज, यीशु के पवित्र हृदय की एक तस्वीर और 2 कुर्सियां थीं। वो स्त्री बैठ गई और उसने लड़के से भी बैठ जाने को कहा। फिर उसने लड़के के दोनों हथेलियां अपने हाथों में थाम ली और धीमे स्वर में प्रार्थना करने लगी। वो किसी जिप्सी प्रार्थना की तरह लगती थी। लड़के को जिप्सियों का अनुभव था जो उससे रास्ते में मिलते रहते थे। वो भी यात्रा किया करते थे, लेकिन उनके साथ भेड़ियाँ नहीं होती थी। लोगों का कहना था कि जिप्सी दूसरों को ठग कर अपना जीवन गुजारते हैं। ये भी कहा जाता था कि उनका शैतान के साथ समझौता होता था और वो बच्चों का अपहरण कर उनको अपने रहस्यमय डेरों पर ले जाते थे और उनको अपना गुलाम बनाकर रखते थे। लड़का बचपन में इस आशंका से बेहद डरा रहता था कि कहीं उसको जिप्सी न पकड़ ले जाएं, और इसीलिए जब उस औरत ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए तो उसका बचपन का वो डर फिर से वापस लौट आया।
लेकिन फिर लड़के ने खुद को सांत्वना देते हुए सोचा कि उस औरत ने वहाँ ईसा के पवित्र हृदय की तस्वीर लगा रखी थी। वो नहीं चाहता था कि उसके हाथ कांपने लगे और औरत को लगे कि वो डर रहा है। बहुत ही दिलचस्प। औरत ने लड़के की हथेलियों पर अपने नज़रें गड़ाए रखते हुए कहा और फिर वो खामोश हो गई। लड़का अंदर ही अंदर घबरा रहा था, उसके हाथ कांपने लगे और औरत ने इसे महसूस किया। लड़के ने जल्दी से ही अपने हाथ वापस खींच लिए। मैं यहाँ आपसे अपने हाथ की रेखाएं पढ़वाने नहीं आया था, उसने कहा। उसे वहाँ आने पर पछतावा हो रहा था। पल भर को उसके मन में आया कि वो उसकी फीस अदा करे और वहाँ से चलते बने। उसे ये भी लगा कि वो बार बार अपने आने वाले उस सपने को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रहा है। तुम यहाँ इसलिए आए थे ताकि अपने सपनों के बारे में जान सको, बुढ़िया ने कहा। और सपने ईश्वर की जुबान होते हैं। जब वो हमारी जुबान में बात करता है तो मैं समझ सकती हूँ कि उसने हमसे क्या कहा है, लेकिन अगर वो आत्मा की जुबान में बात करते तो सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो। बहरहाल जो भी हो, मैं तुमसे इस सलाह के लिए फीस ज़रूर लूँगी। लड़के ने सोचा यह भी इसकी एक और चाल है, लेकिन फिर उसने जोखिम उठाने का मन बना लिया। आखिर एक गड़िए को भेड़ियों और भूख से निपटने के जोखिम तो उठाने ही पड़ते हैं, और यही चीज़ उसके जीवन को रोमांचक बनाए रखती है। मुझे एक ही सपना 2 बार आया है, उसने कहा। सपने में मैंने देखा कि मैं अपने भेड़ियों के साथ एक चारागाह में हूँ। तभी एक बच्चे आए और वो भेड़ियों के साथ खेलने लगी। मुझे ये पसंद नहीं है कि लोग ऐसा करें, क्योंकि भेड़ियाँ अजनबियों से डर जाती हैं, लेकिन लगता है कि बच्चे उनको डराए बिना उनके साथ खेल सकते हैं। मैं इसकी वजह भी नहीं जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि भेड़ियों को इंसान की उम्र के बारे में कैसे पता चल जाता है। मुझे अपने सपनों के बारे में और बताओ, औरत ने कहा। मुझे अपना खाना पकाना है और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे तो होंगे नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती। वो बच्ची मेरी भेड़ियों के साथ कुछ देर खेलती रही, लड़के ने कुछ अनमने भाव से कहा। और फिर उस बच्चे ने अचानक मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और मिस्र के पिरामिडों की ओर ले गई। वो पल भर को रुका ये जानने के लिए कि क्या वो औरत जानती है कि मिस्र के पिरामिड क्या हैं, लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा। फिर मिस्र के पिरामिडों पर ये शब्द उसने बहुत धीरे धीरे बोले थे ताकि औरत उनको समझ सके। उस बच्चे ने मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें यहाँ पर एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। और जिस वक्त वो मुझे ठीक ठीक वो जगह दिखाने वाली थी जहाँ वो खजाना छिपा हुआ था, तभी मेरी नींद खुल गई। दोनों बार ऐसा ही हुआ। औरत कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर उसने दोबारा उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और उनको गौर से देखने लगी। अब मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूँगी, उसने कहा, लेकिन अगर तुम्हें वो खजाना मिल गया तो मैं उसका 10वां हिस्सा लूँगी। लड़का खुश होकर हंस पड़ा। वो इसलिए खुश था क्योंकि छुपे हुए खजाने के उस सपने की वजह से वो अपना वो थोड़ा सा पैसा बचा पा रहा था जो उसके पास अभी मौजूद था। लड़के ने कहा, ठीक है, इस सपने के बारे में मुझे समझाओ। बुढ़िया ने कहा, सबसे पहले कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके बदले में तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। गड़े ने कसम खा दी। बुढ़िया ने उससे ईसा के पवित्र हृदय की ओर देखते हुए फिर से कसम खाने को कहा। यह सपना संसार की भाषा में है, उसने कहा। मैं इसकी व्याख्या कर सकती हूँ, लेकिन यह व्याख्या बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है उसके एक हिस्से पर मेरा हक बनता है। और ये रही मेरी व्याख्या। तुम्हें मिस्र के पिरामिडों पर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हें किसी बच्चे ने दिखाए थे, इसका मतलब है कि उनका वजूद है। वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा जो तुम्हें अमीर बना सकता है। पहले तो लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर चिढ़ भी हुई। ये जानने के लिए तो उस बुढ़िया की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि इसके लिए उससे कोई पैसे नहीं देना था। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत भी नहीं थी, उसने कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सपना मुश्किल किस्म का है। बहुत सरल दिखने वाली चीज़ें ही ज़िंदगी की सबसे असाधारण चीज़ें होती हैं। सिर्फ अक्लमंद लोग ही उनको समझ पाते हैं, और चूंकि मैं अक्लमंद नहीं हूँ, इसीलिए मुझे हाथ की रेखाएं पढ़ने जैसी दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी। लड़के ने कहा, ठीक है, ये बताओ कि मैं मिस्र पहुँचूँगा कैसे। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तो सिर्फ सपनों की व्याख्या करती हूँ, मैं उनको वास्तविकता में बदलना नहीं जानती हूँ, इसीलिए मुझे अपना जीवन चलाने के लिए अपने बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। लड़के ने कहा, और अगर मैं कभी मिस्र तक पहुँच ही नहीं पाया तो? बुढ़िया ने कहा, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे भी ये पहली बार नहीं होगा। और फिर औरत ने लड़के से कहा, अब तुम जा सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ।
लड़का बहुत निराश था। उसने फैसला कर लिया था कि वो आगे से कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। उसने बाजार जाकर कुछ खाया। अपनी पुस्तक के बदले उसे कुछ मोटी से एक पुस्तक हासिल की और जो नई वाइन उसने खरीदी थी उसे चखने के लिए वो चौक के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। दिन गर्म था और वाइन पीकर उसे ताजगी मिली। उसकी भीड़ें नगर के द्वार पर उसके एक दोस्त के तबेले में थी। लड़का इस नगर के बहुत से लोगों से परिचित था। इसी वजह से उसे यात्रा आकर्षित करती थी। वो हमेशा नए दोस्त बना लेता था और उनके साथ उसे अपना सारा समय भी नहीं गुजारना पड़ता था। जब किसी को उन्हीं लोगों को रोज़ रोज़ देखना पड़ता है जैसा कि उसके साथ पाठशाला में हुआ करता था, तो वो लोग अंततः उस व्यक्ति की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो उस व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसे दूसरे लोग उससे देखना चाहते हैं तो वो उनसे नाराज़ हो जाते हैं। लगता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में स्पष्ट रूप से ये धारणा बैठी होती है कि दूसरे लोगों को अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, लेकिन खुद उसे कैसा जीवन जीना चाहिए ये बात वो नहीं जानता है। उसने फैसला किया कि वो तब तक इंतज़ार करेगा जब तक कि सूरज थोड़ा और नहीं ढल जाता। इसके बाद ही वो अपने भेड़ियों को लेकर मैदानों को पार करेगा। अब से 3 दिन बाद वो उस दुकानदार की बेटी के साथ होगा। वो पुस्तक पढ़ने लगा जो उसने खरीदी थी। पहले ही पढ़ने पर उसमें एक अंतिम संस्कार का वर्णन किया गया और जो लोग उस अंतिम संस्कार में शामिल थे उनके नामों का उच्चारण करना मुश्किल था। उसने सोचा अगर वो कभी कोई पुस्तक लिखेगा तो वो एक वक्त में एक ही व्यक्ति का वर्णन करेगा ताकि पाठकों को ढेर सारे लोगों के नाम याद न रखने पड़े। जब वो अंततः उस चीज़ पर ध्यान एकाग्र कर सका जो वो पढ़ रहा था तो उसे पुस्तक ज़्यादा बेहतर लगने लगी। उस दिन बर्फ़ गिर रहे थे जब सबको दफनाने का वो संस्कार किया जा रहा था और इससे उससे जो एहसास हुआ वो उसको बहुत अच्छा लगा। वो अभी पढ़ ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसके बगल में बैठ गया और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। वो लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने चौक में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। काम कर रहे हैं। लड़के ने बूढ़े को ये एहसास दिलाने की गरज से वो अपनी पुस्तक पर ध्यान देना चाहता है रूखे ढंग से जवाब दिया। दरअसल वो दुकानदार की बेटी के सामने अपनी भेड़ों का ऊन काटने के बारे में सोच रहा था ताकि लड़की देख सके कि वो मुश्किल काम कर सकता है। इस दृश्य की कल्पना वो पहले भी कई बार कर चुका था। उस दृश्य में वो हर बार जब भी लड़की को समझाता था कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर काटना होता है तो लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगती थी। उसने कुछ अच्छे किस्से भी याद करने की कोशिश की ताकि उन्हें ऊन काटते समय लड़की को सुना सके। इनमें से ज़्यादातर किस्से उसने पुस्तकों में पढ़े थे, लेकिन उसने सोचा कि वो उनको इस तरह पेश करेगा कि जैसे निजी अनुभव हो। वो इस फ़र्क को कभी नहीं समझ पाएगी क्योंकि उसे पढ़ना आता ही नहीं था। इस बीच वो बूढ़ा उसको बातचीत में लगाने की अपनी कोशिशें करता रहा। उसने लड़के से कहा कि वो थका हुआ है, प्यासा है और फिर उसने लड़के की वाइन से एक चुस्की लेने की इच्छा जाहिर की। लड़के ने इस उम्मीद से अपनी बोतल बूढ़े के आगे कर दी कि वो उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन बूढ़ा बात करना चाहता था। उसने लड़के से उस पुस्तक के बारे में पूछा जो वो पढ़ रहा था। लड़के का मन कर रहा था कि वो रुखाई बरतते हुए किसी दूसरे बेंच पर चला जाए, लेकिन फिर उसे अपने पिता की ये सीख याद आई कि हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। इसीलिए उसने वो पुस्तक बूढ़े आदमी को पकड़वा दी। 2 वजहों से। पहली वजह ये कि वो खुद नहीं जानता था कि पुस्तक के शीर्षक का उच्चारण कैसे करें, और दूसरी ये कि अगर बूढ़े आदमी को पढ़ना नहीं आता होगा तो वो खुद ही शायद शर्मिंदा होकर किसी दूसरे बेंच पर चला जाएगा। बूढ़े ने पुस्तक को हर तरफ से देखते हुए कहा, मानो वो कोई अजीबोगरीब चीज़ हो। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन इसे पढ़कर वाकई खींच होती है। लड़के को झटका लगा। मतलब ये कि बूढ़ा न केवल पढ़ना जानता था बल्कि उस पुस्तक को भी वो पढ़ चुका था, और अगर पुस्तक खींच पैदा करने वाली थी जैसा कि बूढ़े आदमी ने कहा था, तो लड़के के पास अभी भी मौका था कि वो उसकी जगह कोई दूसरी पुस्तक ले आता। ये एक ऐसी पुस्तक है जो वही बात कहती है जिसे दुनिया की लगभग सभी पुस्तकें कहती हैं। बूढ़े ने कहा, ये पुस्तक बताती है कि लोग अपनी नियत का चयन खुद नहीं कर पाते हैं, और पुस्तक अंततः यही कहती है कि हर कोई दुनिया के सबसे बड़े झूठ में विश्वास करते हैं। दुनिया का वो सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने अचरज से भरकर पूछा।
वो ये है, अपने जीवन के एक खास मुकाम पर हमारा उस चीज़ पर कोई वश नहीं रह जाता है जो हमारे साथ हो रहा है, और हमारी जिंदगियां नियति द्वारा कंट्रोल होने लगती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। मेरे परिवार के लोग मुझे पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने गड़िया बनने का फैसला किया। ज़्यादा अच्छा है, बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हें वाकई सफ़र करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लड़के ने मन ही मन कहा। इस बीच बूढ़ा पुस्तक के पढ़ने पलटने लगा था। लगता था जैसे पुस्तक वापस करने का उसका कोई इरादा ना हो। लड़के ने ध्यान दिया कि बूढ़े की पोशाक विचित्र सी थी। वो किसी अरबी की तरह लगता था, जिनकी मौजूदगी इन इलाकों में असामान्य बात नहीं थी। अफ्रीका टैरिफा से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। आपको नाव से संकरी खाड़ी को पार करने की ज़रूरत थी। अरबी इस शहर में अक्सर दिखाई दे जाते थे, खरीदारी करते हुए, दिन में कई बार अपने विचित्र सी प्रार्थनाएं करते हुए। आप कहाँ के रहने वाले हो, लड़के ने पूछा। बहुत सी जगहों का कोई नहीं हो सकता, लड़के ने कहा। मैं एक गड़िया हूँ, मैं बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक ही जगह का रहने वाला। वो शहर एक प्राचीन किले के पास है, मेरा जन्म वहीं हुआ है। तब ठीक है, हम कह सकते हैं कि मेरा जन्म सिलेम में हुआ था। लड़का नहीं जानता था कि सिलेम कहाँ है, लेकिन वो पूछना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि इससे वो अज्ञानी लगेगा। वो कुछ देर चौक के लोगों की ओर देखता रहा। वो यहाँ वहाँ आ जा रहे थे और सब के सब बहुत बिजी दिखाई दे रहे थे। लड़के ने पूछा, अच्छा तो सिलेम कैसा है? उसने सुराग लेने की कोशिश की, वैसे ही जैसा हमेशा से रहा है। अभी भी कोई सुराग नहीं, लेकिन इतना वो जानता था कि सिलेम एंडालुसिया में तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर होता तो उसने उसके बारे में ज़रूर सुना होता। और आप सिलेम में करते क्या हैं? लड़का पीछे पड़ा रहा। मैं सिलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा हंस पड़ा। दरअसल मैं सिलेम का राजा हूँ। लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी लगता है कि भीड़ों के साथ रहना ही बेहतर है, जो कुछ भी नहीं कहती हैं, और उससे भी बेहतर है कि आप अकेले हों, बस आपकी पुस्तक भर आपके साथ हो। जब आपका मन उनके किस्से सुनने का होता है तो वो आपको आश्चर्यजनक किस्से सुनाती है, लेकिन जब आप लोगों से बात करने लगते हैं तो उनसे आपको ऐसी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं कि आपको ये भी नहीं सोचता कि बातचीत जारी कैसे रखी जाए। मेरा नाम काल्फी जेडेक है, बूढ़े आदमी ने कहा। तुम्हारे पास कितनी भेड़ियां हैं? काफ़ी, लड़के ने कहा। वो समझ रहा था कि बूढ़ा उसकी ज़िंदगी के बारे में और भी कुछ जानना चाहता था। तब तो ये एक समस्या है, बूढ़े आदमी ने कहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास काफ़ी भेड़ियां हैं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। लड़के को अब खींच होने लगी थी। वो तो कोई मदद मांग ही नहीं रहा था, ये तो खुद बूढ़ा था जिसने उससे उसकी वाइन पीने को मांगी थी, और उसी ने बातचीत शुरू की थी। मुझे मेरी पुस्तक दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे जाना है, अपने भेड़ों को इकट्ठा कर आगे की यात्रा पर निकलना है। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम छिपे हुए खजाने को कैसे हासिल कर सकते हो। लड़के को अपना ख्वाब याद आया और सहसा सारी स्थिति उसके सामने साफ हो गई। बुढ़िया ने उससे कोई पैसे नहीं लिए थे, लेकिन ये बूढ़ा जो मुमकिन है उसका पति हो सकता है, जो कोई ऐसा तरीका खोज रहा है कि वो एक ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी देने के बदले ज़्यादा पैसे ऐंठ सके जिस चीज़ का वजूद ही ना हो। ये बूढ़ा भी शायद जिप्सी हो सकता है, लड़के ने सोचा। लेकिन इससे पहले कि लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और चौक के फर्श की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। उसकी छाती से कोई चीज़ इतनी तेज़ी से चमकी कि पल भर को लड़के की आंखें चौंधिया गई। बूढ़े ने उस चीज़ को इतनी फुर्ती से अपने लबादे से ढक लिया कि उसकी उम्र को देखते हुए वैसी फुर्ती का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। जब लड़का फिर से देख पाने की स्थिति में आया तो उसने वो पढ़ा जो बूढ़े ने रेत पर लिखा था। उस छोटे से शहर के चौक की रेत पर लड़के ने अपने पिता, अपनी माँ और अपने पाठशाले के नाम लिखे देखे। वहाँ उसने दुकानदार की लड़की का नाम भी पढ़ा जो वो खुद भी नहीं जानता था, और ऐसा और कुछ भी पढ़ा जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया था। मैं सिलेम का राजा हूँ, बूढ़े ने कहा था। आखिर एक राजा किसी घड़िए से बात क्यों करेगा? लड़के ने विस्मय और संकोच के साथ पूछा। बहुत सी वजह हैं, लेकिन फ़िलहाल सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि तुम अपनी नियति को खोजने में कामयाब हो गए। लड़का नहीं जानता था कि व्यक्ति की नियति क्या होती है।
उनकी ज़िंदगी के उस मुकाम पर सब कुछ साफ होता है और सब कुछ मुमकिन होता है। वो सपने देखने से नहीं डरते और न ही उस हर चीज़ की लालसा करने से डरते हैं जिसे वो अपने ज़िंदगी में घटित होते देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कोई रहस्यमय शक्ति उनके मन में ये विश्वास जमाना शुरू कर देती है कि अपनी नियति को पा पाना उनके लिए असंभव है। बूढ़े ने जो कुछ भी कहा था उसमें से कोई भी बात लड़के के खास पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन वो उस रहस्यमय शक्ति के बारे में ज़रूर जानना चाहता था। जब वो सौदागर की लड़की को उसके बारे में बताएगा तो वो बहुत प्रभावित होगी। ये शक्ति लगती तो नकारात्मक है, लेकिन दरअसल वो तुम्हें अपनी नियति तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। वो तुम्हारे उत्साह, तुम्हारे संकल्प को मजबूत करती है, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक ही महान सत्य है। तुम जो कोई हो, तुम जो कुछ भी करते हो या तुम वास्तव में जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो इसलिए चाहते हो क्योंकि ये इच्छा इस कायनात की रूह से जन्मी होती है। उसे हासिल करना इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है। चाहे ये इच्छा यात्रा करने की ही क्यों ना हो, या कपड़ों के किसी व्यापारी की लड़की से शादी करने की ही क्यों ना हो, या खजाने की खोज करने की ही क्यों ना हो। कायनात की रूह लोगों के सुख से अपना पोषण प्राप्त करती है और उनके दुख, द्वेष और ईर्ष्या से भी। अपनी नियति को हासिल कर लेना ही व्यक्ति की एकमात्र वास्तविक जिम्मेदारी है। सभी बातें एक जैसी हैं और जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल करने में सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। कुछ देर वो दोनों खामोश होकर चौक और वहाँ शहर के लोगों की गतिविधियाँ देखते रहे। फिर बूढ़े ने नए सिरे से बातचीत की पहल की। तुम भेड़ें क्यों चराते हो? लड़के ने कहा, क्योंकि मुझे यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। बूढ़े ने डबल रोटी बेचने वाले एक आदमी की ओर इशारा किया जो चौक के एक सिरे पर अपनी दुकान में खड़ा था। वो आदमी भी अपने बचपन में यात्राएं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बेकरी खोलकर कुछ पैसा जमा करने का फैसला किया। उसका इरादा है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो 1 महीना अफ्रीका में गुजारेगा। उसे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि लोग चाहे तो अपनी ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर वो कर सकते हैं जिसका वो ख्वाब देखते हैं। उसे घड़ियाल बनने का फैसला करना चाहिए था। लड़के ने कहा, हाँ, उसने इस बारे में सोचा था। बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन बेकरी वालों की अहमियत घड़ियों से ज़्यादा होती है। बेकरी वालों के अपने घर होते हैं, जबकि घड़िये खुले मैदान में सोते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की शादी घड़ियों के बजाय बेकरी वालों से करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे।